ओके। तो ट्रेड, हम लोगों ने बेटा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी भी की है पेपर वन के अंदर। तो जैसा कि आपने हेक्शर ओइलिन मॉडल, रिकार्डियन मॉडल, इन सब मॉडल्स में पढ़ा, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल्स में पढ़ा, तो आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि ट्रेड को एनालाइज करना हमेशा ट्रिकी रहता है। ट्रिकी इन द सेंस ये रहता है कि नो डाउट दैट ट्रेड विल ऑलवेज प्रोड्यूस गेन्स, बट इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस winners and losers. So, how those winners and losers would be created, how the gain will be divided between the winner and the losers, that matters. There is no doubt that trade is always a good idea. Trade is always a Pareto efficient way because trade will lead to comparative advantage for every country, and accordingly every country can produce more because if they will produce the commodity in which they have comparative advantage, they will specialize. इससे प्रोडक्शन पूरी दुनिया में बढ़ेगा ही। तो जब दुनिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी। जब ग्लोबल जीडीपी बढ़ रही है तो दैट मीन्स ये एफिशिएंट है। सो इकोनॉमिक थ्योरी तो इसको हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी सपोर्ट करेगी, जो कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स से फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम भी पढ़ा होगा। लेकिन साथ ही ये फेयरनेस कितनी होगी या नहीं होगी, ये अलग मैटर है। लाइक दो अनइक्वल बंदों को compete करने के लिए जब आप बोलोगे तो डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग वन होगा ज्यादा गेन को बार्गेन कर पाएगा। सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर ट्रेड डील्स एज वेल। जब दो कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं तो जब ट्रेड डील एग्रीमेंट बार्गेन होता है, ट्रेड डील बार्गेन होती है, तो ऑफ कोर्स एक कंट्री को ज्यादा गेन हो सकता है, एक कंट्री को कम गेन हो सकता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट विनर्स और लूजर्स बहुत ज्यादा मैटर कर सकते हैं ट्रेड डील में। सो ये एक स्टेटमेंट लिखी है, नो नेशन वॉज एवर रूइंड बाय ट्रेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, बट देर इज अनदर whole truth statement also. Trade is Pareto efficient. That is that is a guarantee by first fundamental welfare theorem, but it is also it also doesn't guarantee the equitable or fairness. That is the second fundamental welfare theorem corollary, or you can say implication. अब फ्री ट्रेड के सपोर्टर्स हैं कुछ। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अरविंद परगरिया, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, एंड जगदीश भगवती, इमेसराइजिंग ग्रोथ आपने पढ़ी होगी जगदीश भगवती की। तो ये लोग जो है सपोर्टर है। सिमिलरली गुन्नार मिरडाल, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं है, बहुत बड़े क्रिटिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो उनकी बार्गेनिंग पावर लेस होती है, उनकी इंडस्ट्रीज इन्फेंट होती हैं। तो जब वो ट्रेड डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जो इन्फेंट होगा, ये पॉपुलर करो आप सब लोगों को याद है, जब इन्फेंट इंडस्ट्री होगी एक देश की तो इंडिया जैसी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इस प्लांट साइज वन पे हो सकती है, बट एट द सेम टाइम यूएस हो सकता है कि लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व पे पहुंचा हुआ पॉइंट पे, जो कि प्लांट साइज थ्री हो सकता है। अब ऐसे में अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों कंपनीज प्रोड्यूस करती है, जो कि कंपनी बी बिलोंगिंग टू यूएस एंड कंपनी ए बिलोंगिंग टू इंडिया, और ए के पास स्केल साइज वन है, बी के पास स्केल साइज थ्री है, तो जब आप इन्हें, देर विल बी नो टैरिफ, जीरो ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ दीज गुड्स। तो क्या होगा बेटा, ऑफ कोर्स बी जीतने वाली है। तो ऐसे में गेन बी को ज्यादा, यानी मींस प्रोड्यूसर्स ऑफ यूएस may gain more than the gain the Indian producer will reap.
सो ऐसी सिचुएशन में गुरनार मृडाल हमेशा ये कहते थे कि डेवलपिंग कंट्रीज को पहले इंटरनल स्ट्रेंथ को ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए एंड देन दे शुड एंटर इनटू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वंस देयर इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू compete विद द फॉरेन कंपटीशन। सिमिलरली जेएनयू स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे विश्वजीत धार को भी आप, इनके आर्टिकल भी मैंने आपको शेयर किया है, और एक और आर्टिकल भी मैं शेयर करूंगा, विश्वजीत धार and then Jayati Ghosh, and then Prabhat Patnaik. All these people, all these people are critique of free trade. They say they are not actually the total critique of free trade. They say that government intervention should be there, proper regulation should be there when it comes to free trade agreements. When we allow free trade, we must take some precautions. हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो प्रिकॉशंस क्या है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको कोट करूंगा, लाइक आई मीन द एग्जांपल गिवन बाय जयति घोष। जयति घोष कहती है कि चाइना ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट किया। चाइना ने एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया से पहले 1979 में अंडर डेंग जियोपिंग इंट्रोड्यूस करे। और ये जो कैपिटलिज्म था, ये वॉचफुल कैपिटलिज्म था, ये कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स था। और इसके लिए एक फेमस कोट है जो हमेशा डिस्कस की जाती है, क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स। मींस केस बाय केस बेसिस हम लोग फ्री मार्केट को अनलीश करेंगे अपनी इकोनॉमी में, चाइना का ये कहना था। ठीक है, होलसम फ्री ट्रेड नहीं होगा बट रेगुलेट करेंगे फ्री ट्रेड को। तो उन्होंने रेगुलेशन के अंदर क्या बोला था कि फ्री ट्रेड अलाउड है बट जॉइंट वेंचर होगा। मींस फ्री ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का अलाउड है, एंड देन इन्वेस्टमेंट भी वेलकम्ड है। जैसे एफडीआई, आप किसी भी सेक्टर में चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट एक उसके साथ एक रेगुलेशन क्या है कि जॉइंट वेंचर होगा, ताकि जब भी एफडीआई आएगी और वो चाइना में प्रोड्यूस करेगी तो वो एक चाइनीज प्रोड्यूसर के साथ प्रोड्यूस करेगी, जिससे कि चाइनीज प्रोड्यूसर लर्न करेगा। सो दैट वो रेगुलेट कर रहे थे। उन्होंने 1979 में अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। इंडिया 1991 92 के लगभग करेगा, तो ये 13 ईयर गैप पीरियड भी बोला जाता है। इसमें हुआ ये कि जैसे कि हम सबको पता है कि चाइना में बॉटम्स अप अप्रोच हुई है। मींस पहले रूरल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए थे और वो लैंड रिफॉर्म्स पे उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया था। और आप लोग तो पढ़ ही चुके हो कि इंडिया कैसे लैग कर गया लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो चाइना में जो था, इक्वालिटी बेटर थी इन कंपैरिजन टू इंडिया विद रिगार्ड्स टू रिसोर्सेज, लैंड्स, इन एसेट्स के। और जब चाइना में ये फ्री मार्केट ओपन हुई, आपको पता है कि एजवर्थ बॉक्स के अंदर जब पेरेटो एफिशिएंसी को अनलीश करेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर थ्योरम को, यानी फ्री मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आई मीन मार्केट्स को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, तो वो पेरेटो एफिशिएंसी इंश्योर करेगा। तो चाइना ने जब ये रिफॉर्म्स को किया तो उनकी प्रायर कंडीशन यानी उनकी एंडोमेंट्स इंडिया से बेटर इक्वल थी। तो वहां पर रियल वेजेस ज्यादा बढ़े, ज्यादा तेजी से ग्रो हुए। जब रियल वेजेस बढ़ती है तो रूरल सेक्टर में डिमांड बढ़ती है। आप लोगों को पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेबर की ज्यादा होती है। तो जब उनकी डिमांड बढ़ी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ता है, क्योंकि अब आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी फार्म, और जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ये आपके 1 से 3 वाले स्केल पे अचीव करेगी प्रोडक्शन, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस होगी। और इस तरीके से चाइना बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी मेड इन चाइना सिंड्रोम पूरे वर्ल्ड में फैला चुका था। अब पहले तो चाइना क्या कर रहा था, इनिशियली चाइना वाज प्रोड्यूसिंग लाइक गारमेंट्स and shoes and all these products which was not much technologically embedded, और जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन नहीं थे बहुत ज्यादा। बट लेटर ऑन चाइना ने
मोबाइल्स में चाइना ने प्रोडक्शन शुरू करी, लैपटॉप्स में, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स थे, टेक्नोलॉजी एम्बेडेड प्रोडक्ट्स थे, जो कि थ्रेट था यूएस के लिए, बिकॉज यूएस डोमिनेट्स इन टेक्नोलॉजिकल ट्रेड। सो यूएस ने 2017 16 2017 के अराउंड ही यूएस ने ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी। फर्स्ट जो जो फर्स्ट टाइम जब ट्रम्प ने पावर में आए थे, तो तभी फर्स्ट टर्म में ही ट्रम्प ने चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था, बिकॉज वो चाइना को चिप की प्रोडक्शन के अंदर ये स्केल नहीं अचीव करने देना चाहता है। बिकॉज इफ चिप्स के अंदर भी उनका ये वाला स्केल आ गया, देन दे विल स्टार्ट डोमिनेटिंग technology, and technology is the power, because once the technology is technology, once you become technological powerful and you achieve technology supremacy, then ultimately you start ruling the world and other institutions and other issues of the world as well. So ये इशू है कि हमारी कंट्री में जब हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो अरविंद पनगरिया ये कहते हैं कि नेहरू को जियो पॉलिटिकल रिस्क फेस करना था, बिकॉज हमारे जो पार्टनर नेशन, हमारे जो नेबरिंग नेशंस थे, उसमें चाइना था और पाकिस्तान था, तो इंडिया में एक जियो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा था। एट द सेम टाइम हमारे को फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हमारा कंसर्न था, कि हम लोग अगर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये वेपन्स, इन सब के लिए अगर फॉरेन कंट्री पे निर्भर रहेंगे, तो हमारी पॉलिटिकल रिस्क है, हमारे लिए हमारे जियो पॉलिटिकल रिस्क है, हमारी खुद की सॉवरेनिटी पे थ्रेट है। तो नेहरू की जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि महालानोबिस स्ट्रेटेजी आप पढ़ चुके हो, हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। और क्योंकि इंडिया की जो 7-8% ऑफ जीडीपी इंडिया की सेविंग्स होती थी, तो रिसोर्सेज बहुत थिन थे और नेशनल इनकम भी बहुत कम थी। तो अब ये सारे रिसोर्सेज, ऐसा तो हो नहीं सकता था कि कोटेज इंडस्ट्री में, जैसे कि टेक्सटाइल में, जैसे कि शू मेकिंग में, ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन में लगा देते हम लोग इन्वेस्टमेंट, तो फिर हमारी जियोपॉलिटिकल रिस्क था। तो हमने क्या सोचा कि इन इंडस्ट्रीज को तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर देंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आ गए कि यहाँ पर जॉब्स के लिए अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर देते हैं। बट इससे पता है क्या हुआ, वो स्मॉल ही रही, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर, बड़ा प्लेयर जा नहीं सकता था। तुम सोचो जरा क्यों किया होगा ऐसे, क्योंकि 8% ही सेविंग थी। अगर प्राइवेट प्लेयर इस स्मॉल सेक्टर में चला जाता, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में, शूज की प्रोडक्शन में, लेदर आइटम्स, ज्वेलरी की प्रोडक्शन में अगर चला जाता, तो वो लोन लेता, पैसे लेता, और इंडिया के पास तो लिमिटेड रिसोर्स थे। तो जब वो लिमिटेड रिसोर्स उधर शिफ्ट हो जाते, तो फिर पैसे कहां से आते, किसके लिए, हैवी इंडस्ट्री के लिए। सो ये एक टैक्टिकल तरीका था, एक स्ट्रेटजी थी कि कोटेज इंडस्ट्री को रहने दो वहां पे, जिससे जॉब इंटरनली देश में प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन एक और इशू है, अब अगर आप वहां पर स्केल अचीव नहीं करोगे, छोटी फार्म्स को ही प्रोड्यूस करने दोगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रखोगे कोटेज इंडस्ट्री के अंदर, मींस ये जो नॉन स्ट्रेटेजिक, नॉन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नहीं है, लाइक टेक्सटाइल, लेदर आइटम्स, शूज, पिकल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके अंदर अगर आप स्केल नहीं अचीव होने दोगे, तो लो कॉस्ट नहीं जाएगी। तो फिर अगर आपने फ्री ट्रेड कर दिया, तो फिर आपके डोमेस्टिक एमएसएमई, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे हैं, उनकी जॉब वैसे खत्म हो जाएगी। तो आप मजबूर थे क्या करने के लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना पड़ा है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी चाहते थे, तो थिन रिसोर्सेज थे, तो सारे रिसोर्सेज लगाने थे हैवी इंडस्ट्री में, जॉब आनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जॉब तभी आ पाती जब हम उसे फॉरेन के कंपटीशन से इंसुलेट कर देते। तो हमने फॉरेन के कंपटीशन से इंसुलेट कर दिया, तो इंपोर्ट्स
एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सिमिलरली हमने हैवी इंडस्ट्री में लगाई, क्योंकि वहां पर तो हम खुद ही प्रोड्यूस करना चाहते थे। अच्छा, एक और इशू हुआ कि ना तो इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव बन पाई, ना ही हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हैवी इंडस्ट्री में भी स्टील, आयरन, एंड देन ऑटोमोबाइल्स, एंड देन रेलवेज, ये एंड देन हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सारी की सारी प्रोडक्शंस और इंडस्ट्री आप डेवलप करना चाहते हो, सेविंग्स है 8%। तो यानी वो 8% भी 1 1 1% करके थिन थिन डिवाइड हो गई। तो स्केल वहां पे भी नहीं आ पाया। तो इसीलिए पता है क्या है, वर्ल्ड में लीड करने के लिए चाहिए था हमें स्केल। ये स्केल चाहिए था। ये स्केल ना तो हमारा स्मॉल स्केल यानी कॉटेज इंडस्ट्री जो कि नॉन कैपिटल इंटेंसिव है, ना तो वहां पर आया, जिसको कि आप वेज गुड मॉडल भी बोलते हो, वकील एंड ब्रह्मानंद का। ना तो ये बेटा वहां पर आ पाया, ठीक है, और ना ही ये हैवी इंडस्ट्री में अचीव कर पाए। और इसलिए इंडिया कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही नहीं पाया। और जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया, तो इंडिया ने लिवेशियन ट्रांसफर क्या कर दिया, मिस कर दिया। लिवेशियन ट्रांसफर खत्म, और इसकी वजह से इंडिया की रियल वेज नहीं राइज हो पाई। तो लोगों को पता क्या लगता है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि हम लोग 144 करोड़ पीपल है। मार्केट पॉपुलेशन से नहीं होती है, मार्केट होती है इकोनॉमी के साइज से। चाइना के की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन है, इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है। सो इट डजेंट मैटर वेदर वी आर हैविंग 144 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, उनके पास परचेजिंग पावर कितनी है। सो इफ द परचेजिंग पावर इज मिसिंग, then the scale of production is missing, and that's why there is very अग्रेसिव क्रिटिक ऑफ नेहरूवियन स्ट्रेटेजी, दैट ये क्या किया हम लोगों ने, अपने लिमिटेड रिसोर्स को थिनली डिवाइड कर दिया। हमें एक सेक्टर को चूज करना था और उसमें एक लंपी इन्वेस्टमेंट करनी थी। और हम क्योंकि एक लेबर सरप्लस कंट्री थे, तो सारी ट्रेड की थ्योरीज यही बोलती हैं, चाहे एक्शर ऑयलिन मॉडल हुआ, चाहे कंपेरेटिव एडवांटेज रिकार्डियन का मॉडल हुआ, कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। इंडिया को पहले टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड बनना था, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड बनना था। एग्रीकल्चर में हम वर्ल्ड के में ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे किसी लिमिटेड क्रॉप्स के अंदर। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या कर पाते, सरप्लस जनरेट कर पाते, हमारा फिजिकल डेफिसिट इतना सॉरी, ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं होता, ट्रेड सरप्लस हम लोग अर्न कर पाते, और उस ट्रेड सरप्लस को अर्न करके हम फिर उस सरप्लस को इन्वेस्ट कर सकते थे हैवी इंडस्ट्री में, ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई कर सकते थे। ऐसा साउथ कोरिया ने किया, ऐसा सिंगापुर ने किया, बट वी मिस द ट्रेन। नाउ अब सिचुएशन क्या है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रहता है, यूएस के साथ सरप्लस है, बट चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और ओवरऑल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अब क्या होता है ना, कि जब भी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझ रहे हो तुम, ट्रेड अकाउंट प्लस क्या करे, सर्विस अकाउंट, एंड प्लस क्या करे, कैपिटल अकाउंट। तो पता है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट किस पे डिपेंडेंट है बेटा, कैपिटल अकाउंट पे। क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस के साथ ऐड कर दे तो भी हम डेफिसिट में हैं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पैसा चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो पे लाने के लिए। अब ये आते हैं एफडीआई से एंड एफआईआई से। तो तुम ट्रेड डील को सिर्फ ट्रेड डील मत समझो। ट्रेड डील का मतलब है कि मेजोरिटी एफडीआई एफआईआई, जिनको लगता है कि
क्योंकि ये सब लोग इन्वेस्ट तो डॉलर लेके आते हैं और फिर इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, और इनको लगता है कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू लूज हो जाएगी बिकॉज अमेरिका इज एंग्री विद इंडिया। सो जब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है तो ना सिर्फ इंडिया के ट्रेड अकाउंट को प्रॉब्लम होती है, बल्कि कैपिटल अकाउंट इज अ सीरियस मैटर। आप लोग क्या देखोगे कि पिछले कुछ टाइम में इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट किए जा रही थी। वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई जैसे ही ट्रंप आए। जब ट्रंप आए तो स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया और इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस डेप्रिसिएशन को भी आप कब तक रोक सकते हो? कितने आपके पास फॉरेक्स है? आप लोगों को पता है स्पेक्युलेटिव अटैक मॉडल आपने क्रूगमैन में पढ़ा था, वो स्पेक्युलेटिव अटैक भी कभी भी हो सकता है और इंडिया एकदम कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एकदम थ्रेटन हो सकती है। सो ट्रेड डील को सिर्फ ट्रेड डील के कंटेक्स्ट में ना देख के एक बड़ी पिक्चर में हमें देखना है यूएस के साथ, कि हमारा कैपिटल अकाउंट भी यूएस के साथ गुड ट्रेड रिलेशंस पे डिपेंडेंट है। तो जब हम यूएस से ट्रेड डील करने जा रहे हैं तो ना जस्ट हम ट्रेड डील कर रहे हैं बल्कि हम अपने कैपिटल अकाउंट की भी डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट की पॉजिटिविटी और उसकी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अचीव करने के लिए, बिकॉज हम लोग ट्रेड में डेफिसिट हैं। और ट्रेड में डेफिसिट होने का रीजन ये सारा ऊपर की कहानी, कि हम लोग किसी भी एरिया में ऐसी नीश नहीं बना पाए कि इंडिया की मोनोपोली है उस गुड्स की प्रोडक्शन में। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस वाला सेक्टर था, उसमें भी हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। और एट द सेम टाइम जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो नॉन कैपिटल इंटेंसिव यानी लेबर इंटेंसिव गुड्स थे, उसमें भी हम नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि ये लाइसेंस राज और ये रिजर्वेशन दोनों की दोनों इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के एंटी थी। लाइसेंस राज का मतलब क्या हुआ कि आपके को लाइसेंस चाहिए प्राइवेट सेक्टर को एक सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, और उसमें प्लांट साइज बढ़ाने के लिए भी फिर से आपको गवर्नमेंट की लाइसेंस चाहिए। तो मतलब ऐसे रूल्स थे, ऐसे रेगुलेशंस थे जिन्होंने इंडिया को इकोनॉमीज ऑफ स्केल ने अचीव नहीं करने दिया। जब इंडिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव कर पाया तो ये 60s 70s 80s 90s 2000 ये सारा जब टाइम पीरियड चल रहा है तो हम लोग किसी भी एरिया में वर्ल्ड एक्सपोर्टर नहीं है। एंड एट द सेम टाइम दूसरी कंट्रीज साउथ कोरिया जापान ताइवान ये सारी कंट्रीज क्या कर रही थी? वर्ल्ड प्रोडक्शन चेन का पार्ट बन रही थी। ये लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर रहे थे, ये लोग प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करके एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बन रहे थे। इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी रह गया और जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। सो अब इंडिया में क्या है आजकल रिसेंटली 2014 के बाद से अभी 2022-23 तक इंडिया की रूरल वेजेस भी स्लगिश है, रियल वेजेस भी स्लगिश है, जो कि ऑफ कोर्स फिर इंडिया की डिमांड को अफेक्ट करता है। और जब डिमांड नहीं होती है तो इकोनॉमी में सप्लाई क्या हो जाती है? पॉजिटिव इन्वेंट्री, और फिर इंडिया की जीडीपी गिरने लगती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था? इंडिया में डिमांड ही नहीं। अब डिमांड नहीं तो इसलिए जीएसटी के रेट्स को रिड्यूस किया गया कि डिमांड बूस्ट हो। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने पिछले साल के बजट में 12 लाख की लिमिट की इंक्रीज करी लिमिट, यानी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये सब इसलिए हुआ था कि भाई डिमांड बूस्ट हो। अब देखो आपको ये समझना होगा कि देखो ये सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है। ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, पूरी इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है और ट्रेड उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। कि रियल वेजेस तो जब बढ़ेंगी तभी डिमांड बढ़ेगी। रियल वेजेस फिर कब बढ़ेगी? जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कब बढ़ेगी? जब आप ना सिर्फ इंडिया के लिए प्रोड्यूस करते हो बल्कि फॉरेन के लिए भी प्रोड्यूस करते हो। भाई इंडिया के लिए प्रोड्यूस करके सिर्फ मेक मेक फॉर इंडिया एक आर्ग्यूमेंट है रघुराम राजन की, बट सिर्फ मेक फॉर इंडिया
फिजिबल नहीं है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए। रीजन भी, इंडिया के पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर ही नहीं है। सो परचेजिंग पावर तो विदेशों में रखी है। $20 ट्रिलियन की मार्केट चाइना है, और पता है $20 ट्रिलियन की सिर्फ कंजम्पशन अमेरिका है। सो आपके पास अगर कंज्यूमर नहीं है तो आप स्केल कैसे अचीव करोगे? इंडिया के पास पॉपुलेशन है, कंज्यूमर नहीं। ठीक है। सो इसलिए ये, इस कंटेक्स्ट में आप देखो कि पीछे से हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, उसके साथ हम कैपिटल अकाउंट पर डिपेंडेंट है। ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया के अगेंस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो इंडिया के अंदर एफडीआई इनफ्लो कम हो जाते हैं। जब वो इनफ्लो कम हो जाते हैं, डॉलर डेप्रिशिएट करता है, एंड दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी फॉर एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इस कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का क्या करना है। ठीक है। सो देखो, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड 20 बिलियन डॉलर था 2000 में, जो कि $126 बिलियन हुआ 2017 में, और अब लगभग 131 बिलियन इन 2024-25 है। यूएस का ट्रेड डेफिसिट था 2017 में इंडिया के साथ $27 बिलियन। अब 2025 में लगभग $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। नाउ ये ट्रेड डेफिसिट को कंटेक्स्ट में रखते हुए मेगा का कंसेप्ट ट्रंप लेके आते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नाउ मैंने तुम्हें बताया कि ये सब 2017 से चाइना के अगेंस्ट चल रहा है। चाइना क्योंकि टेक्नोलॉजिकल गुड्स में एंटर करने लग गया, तो वो टेक्नोलॉजिकल गुड्स में वो एंटर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज वो गेन कर सकता है इफ डब्ल्यूटीओ रिमेन्स वैलिड। सो जब ट्रंप आए तो सबसे पहले उन्होंने मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम डब्ल्यूटीओ को वीक करना शुरू किया, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है कि सब लोगों की राय ली जाएगी और उसके बेसिस पे ट्रेड एग्रीमेंट्स बार्गेन किए जाएंगे। अब ऐसे में फेयर ट्रेड एग्रीमेंट बार्गेन होगा, और फेयर होगा तो अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो उन्होंने डब्ल्यूटीओ को वीक करना शुरू किया। उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड होता है, वहां पर शायद एक ही मेंबर है, एटलीस्ट 2 या 3 चाहिए होते हैं किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और वो अपॉइंट करना यूएस के कंट्रोल में होता है। तो उन्होंने पहले तो डब्ल्यूटीओ वीक किया। फिर उन्होंने क्या किया, जब पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को उन्होंने वीक कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अब एक साथ में सबसे बार्गेन नहीं करूंगा, बिकॉज एक साथ करेंगे तो टीम अप हो जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज और बाकी कंट्रीज। अब हम बायलेटरल करेंगे, 1-to-1 बेसिस पे। तो क्योंकि अब बाकी कंट्रीज भी 1960, 70, 80 से पहले अमेरिका एक टेक्नोलॉजिकल जियांट और एक कैपिटल गुड्स में कंपेरेटिव एडवांटेज रखता था, तो तब अमेरिका को बेनिफिट हो रहा था मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम से। लेकिन जब अब बाकी कंट्रीज भी उसको चेस करने लग गई है, तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम डब्ल्यूटीओ उसके लिए थ्रेटन बन गया है। तो अब वो चाहता है बायलेटरल। तो जब उसको बायलेटरल करना था, तो वो ऐसे सीधा आके वॉर तो नहीं बोल देगा कि मेरे को चाइना के साथ ही प्रॉब्लम है, और चाइना की ये जो टैक्स जियांट्स है मैं इनको नहीं डेवलप होने देना चाहता हूं, इसलिए मैं डब्ल्यूटीओ खत्म कर रहा हूं, और सब कंट्रीज को कह रहा हूं कि चाइना को बॉयकॉट कर दो। वो ऐसे ओपनली नहीं कह सकता था। सो व्हाट ही केम आउट विद इज दैट कि जितनी भी कंट्रीज के साथ मेरा ट्रेड डेफिसिट है, सब पे टैरिफ, क्योंकि चाइना के साथ है। तो अब इंडिया भी उसमें है, तो उस पे भी लगाना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये दिखा सके कि फेयरनेस है। मैंने तो जितने भी डेफिसिट वाली कंट्रीज है ट्रेड की, जितनी भी ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्री है, सब पे मैंने टैरिफ लगाया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो वर्ल्ड की कंट्री, जिस कंट्री के पास रिजर्व करेंसी होती है,
जिस कंट्री के पास रिजर्व करेंसी होती है, लाइक अमेरिका के पास, कि अमेरिका की करेंसी डॉलर रिजर्व करेंसी है, बाकी पूरी दुनिया उसी डॉलर में सेटलमेंट करती है, तो उस कंट्री को कभी भी डेफिसिट की थ्रेट नहीं होती है। वाई? बिकॉज अगर मेरे पास $100 बिलियन का डेफिसिट है, कंसिडर मी एज यूएस, और वो $100 बिलियन आपने मुझसे ज्यादा अर्न करे हैं, मुझसे अर्न करे हैं, तो वो $100 बिलियन आपके पास है, अब उस $100 बिलियन का क्या करोगे? बताओ, सोचो जरा, क्या करोगे? वो उस $100 बिलियन का तुम करोगे क्या? वो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। मतलब तुम उसको अपने पिलो के नीचे रखना चाहो या घर में उसे स्टोर करना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन वो यूजलेस है। आप उसका कुछ खरीदोगे ना, चलो आप उसी कंट्री में खरीदोगे डॉलर से, चलो इंडिया में डॉलर से आप, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी हो गई है, तो आप डॉलर से अपने नेबर से कुछ खरीद लो, लेकिन आपका नेबर उस डॉलर का क्या करेगा? अल्टीमेटली वो डॉलर यूएस के गुड को ही परचेस करेगा एक दिन, या वो डॉलर यूएस में ही इन्वेस्ट होगा। तो पता है, ये डेफिसिट वेफिसिट से ना यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिसिट इज अ नो कंसर्न फॉर यूएस, बिकॉज उसकी करेंसी इंटरनेशनल करेंसी है, वो जितने मर्जी छाप दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसे उसके पास वापिस घूम के आएंगे। द इशू इज कि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में चाइना घुस रहा है, वो इंडिया के साथ डील कर रहा है कि वो 5G कंप्लायंट और 5G सिंक्रोनाइज्ड जो राउटर्स होंगे वो चीपर दे देगा यूएस, वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को चीपर दे देगा। एआई के अंदर वो एआई रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बाकी वर्ल्ड को चीपर दे देगा, दैट थ्रेटन्स यूएस कंपनीज। तो इन्होंने एक ट्रेड वॉर 2017 में शुरू कर दिया, और फिर इंडिया पे उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए ये आप देख सकते हो, कि इंडिया पर उन्होंने 17 में आते ही यूएस रिमूव्ड जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस टू इंडिया। ये स्टेटस यूनिलेटरल होता है, मतलब इसके अगर इंडिया को इन्होंने दे दिया है ये स्टेटस, तो इंडिया उसके बदले में कुछ नहीं करना है इंडिया को, वो कुछ डिमांड नहीं करते, वो उनकी मर्जी से उन्होंने दे दिया। डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को दे सकती है। और इसमें क्या होता है कि उस गुड, पर्टिकुलर गुड पर होता है, एक एक गुड वाइज, एक्स गुड, वाई गुड पे, जेड गुड पे जीएसपी स्टेटस। और क्या होता है कि जब तक आपका ट्रेड उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर $155 मिलियन से लेस है, तो आप पे 0% ड्यूटी लगेगी। तो ये कोई डब्ल्यूटीओ जो है कंपेल नहीं करता डेवलप्ड कंट्रीज को देने के लिए, वो उनकी मर्जी होती है, बट वो देकर हमसे ना एक बार्गेन काइंड ऑफ, ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ चिप क्रिएट कर लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो उन्होंने दे रखा था इंडिया को, और उन्होंने कहा कि हम आपसे ये रिमूव कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज आप हमारी डिमांड्स को पूरी करो। फिर एक यूएस, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकालती है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। और इसने क्या बोला है कि इंडिया जो है यूएस के आईपीआर को प्रोटेक्ट नहीं करता है सफिशिएंटली। बिग फार्मा कंपनी ये बोलती हैं, जिसमें कि फाइजर, जीएसके, ये क्या बोलते हैं कि इंडिया का ये सेक्शन, ये जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को रोकता है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो इंडिया को प्रायर वॉच लिस्ट में डालो। फिर उन्होंने क्या करा, H1B वीजा में नो वर्क परमिट फॉर स्पाउसेस कर दिया। दूसरा, नाराज हो गया था यूएस इसी टाइम पे कि इंडिया ने ई कॉमर्स रेगुलेशन फ्रेम कर दिए थे, रीफ्रेम किए थे। और ये ई कॉमर्स रेगुलेशन रीफ्रेम अमेजोन और वॉलमार्ट को हर्ट हिट करते थे डायरेक्टली, जो कि यूएस कंपनीज है। इसमें होता क्या है कि वो ये कह रहे थे कि अगर अमेजोन पर उस कंपनी का प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर सकते बहुत हाई डिस्काउंट्स के साथ, जिस कंपनी के अंदर अमेजोन ने ही इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि फिर अमेजोन तो अपनी ही कंपनी, अपनी इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट को
मार्केट करेगा ना। देखो अमेजोन का क्या मतलब है, मार्केट एक एक अमेजोन एक शोकेस है जहां पर सारे आइटम्स दिखाता है वो, आपको जो परचेज करना है कर लो। सोचो उन सारे आइटमों में अमेजोन अपने ही बेचने लग जाए तो पहले तो उसने पूरे देश के लोगों से डाउनलोड करा दिया अमेजोन, फिर हैबिट करवा दी अमेजोन को ही यूज करने की, और अब अमेजोन पे सारे उन कंपनीज के प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन की इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरीके से तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स को तो हर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि एक लार्ज लॉबी है बीजेपी गवर्नमेंट की जो कि प्रोड्यूसर्स लेड है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स लेड है, तो वो लॉबी बड़ी नाराज थी। तो इन्होंने इन रेगुलेशंस को रीफ्रेम किया और ये कहा कि ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। देन यूएस ने थ्रेटन किया इंडिया विद ट्रेड सैंक्शन इफ इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान एंड रशिया, लेकिन फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने वेवर दे दिया था ताकि इंडिया S-400 सिस्टम परचेज कर सके। तो ये जो इशू है इंडिया के अगेंस्ट यूएस का, ये 2017 से चल रही है नाराजगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों चल रही थी, क्योंकि हम लोग भी 5G टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स चाइना से लेने वाले थे, तो वो उसको अलाउ नहीं करता है। सो इंडिया के अगेंस्ट ट्रेड रिलेशंस, ऑल्दो जियोपॉलिटिकल रिलेशन, क्वाड, ठीक है, जय, जापान अमेरिका इंडिया और क्वाड, इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका इंडिया, ये जियोपॉलिटिकल अलायंस और अलाइनमेंट इंडिया की लंबे टाइम से चल रही है अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रेड रिलेशंस बड़े ही शॉर्ट चल रहे थे ड्यू टू ऑल दीज इश्यूज। फाइनली अब जब August 25 आया, जब सेकेंड टर्म आया ट्रंप का, तो सबको पता था कि ट्रेड पर क्या होने वाला है, क्योंकि बेसिकली ट्रंप इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ बिजनेसमैन क्लास ऑफ अमेरिकन, बिग अमेरिकन कंपनीज, और उसको उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने ही है। एंड देयर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट इज सच दैट दे ऑल्सो अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजनरी, सो दैट वो ये भी अपियर हो कि सिटीजन के भी इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो बिफोर, पहले क्या था, अगस्त 2025 से पहले एवरेज यूएस टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट थे 2.5%, ठीक है। और अगस्त में क्या हुआ, डायरेक्टली 2.5% से 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया बोला गया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके लॉ थे, बिकॉज ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, राइट। तो इंडिया के ऑफ कोर्स इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, गुन्नार मिर्डाल आर्ग्यूमेंट, इंडिया को प्रोटेक्ट करनी है अपनी इंडस्ट्रीज, सो इंडिया के टैरिफ हाई थे, राइट। तो जब इंडिया के टैरिफ हाई होंगे तो यूएस गुड्स एंटर नहीं कर पाएंगे। इंडिया ट्रेड सरप्लस रन कर रहा था, यूएस को एक एक्सक्यूज मिल गया, ट्रेड सरप्लस है, जितनी भी कंट्रीज हमारे अगेंस्ट ट्रेड सरप्लस है सब पे टैरिफ, इंडिया के अगेंस्ट 25% टैरिफ लगाया गया। फिर अगेन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, 25% टैरिफ लगाया गया। अब इस ऑयल में भी वो एक तो वेनेजुएला का ऑयल सेल करना चाहते हैं, दूसरा इथेनॉल, उनके देश में जो सरप्लस सोयाबीन और सरप्लस कॉर्न है उससे जो इथेनॉल बनेगा, उस इथेनॉल को वो एज ए एविएशन टरबाइन फ्यूल और बाकी ऑयल की फॉर्म में इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनकी एग्रीकल्चर लॉबी हैप्पी होती है, इससे वो खुश होती हैं। सो ये एक फन फैक्ट है कि देखो 20 ट्रिलियन उनकी कंजम्पशन है, मतलब ये इक्वेशन याद है तुम्हें, एडी की, C+I+G, राइट। नेशनल इनकम निकालते हो इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो आप एक्सपेंडिचर मेथड से। सो पता है उनकी $20 ट्रिलियन यहां से है, सी से, फिर आई अलग, जी अलग। तो इंडिया की पूरी एडी 4 ट्रिलियन है। तो सिग्निफिकेंट कंजम्पशन है वर्ल्ड की यूएस के अंदर, उनकी कंजम्पशन 40 ट्रिलियन की है, मतलब 5 इंडिया जितनी कंजम्पशन है उनकी। सो इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए जो फ्यूचर में अपने आप को प्रोग्रेस करना चाह रही है, जो फ्यूचर में अपने एक्सपोर्ट्स को
इंक्रीज करना चाह रही है, जो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना चाह रही है, जो अपनी प्रोडक्शन लाइंस में स्केल अचीव करना चाह रही है, वो अमेरिका से अलग होकर नहीं कर सकती है। सो ये आर्ग्यूमेंट है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे लिखा है कि 20 ट्रिलियन की मार्केट को छोड़ के आप सोच रहे हो कि किसी भी प्रोडक्शन के अंदर आप कभी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बन पाओगे, नहीं बन सकते हो। सो वी कैनॉट लेट यूएस क्लोज देयर डोर्स फॉर अस। इसीलिए बहुत मुश्किल है यूएस की बात को ना मानना या यूएस को नाराज करना, क्योंकि यूएस को नाराज करने से $20 ट्रिलियन की मार्केट जाएगी, जिसके बिना आप स्केल अचीव नहीं कर सकते हो किसी भी प्रोडक्शन लाइन में, और आपका कैपिटल अकाउंट भी चला जाएगा। सो इन लोगों ने क्या किया, आफ्टर साइनिंग ईयू के साथ डील, ताकि इंडिया को थोड़ा लीवरेज मिल जाए, फिर इन्होंने इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने। यूएस ने कमिट किया कि यूएस टू रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडिया फ्रॉम 50% टू 18%। तो 25% तो उन्होंने बोल दिया कि इंडिया ने रशियन ऑयल बंद कर दिया है परचेज करना, जो कि सिग्निफिकेंटली रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिड्यूस हो गया है। तो 25% तो वो पेनल्टी थी, वो चली गई, और बाकी के 25% में से रिड्यूस करके 18% हो गया। फिर इंडिया के क्या कमिटमेंट है, इंडिया ने 3 मेजर कमिटमेंट किए। फर्स्ट, स्टॉप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइंग रशियन ऑयल, इसी से 25% रिड्यूस हुआ। देन ये एक सिग्निफिकेंट मूव था इंडिया का, इंटेंट टू परचेज $500। तो अभी इंडिया लगभग $50 बिलियन की परचेज करता है एनुअली। ओके, 50 भी नहीं, लगभग 43 लिखा है ना बेटा, यहाँ देखो। ये 43 है। तो 2024 का डेटा है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 81 बिलियन, और 43 बिलियन के लगभग इंडिया, 43 है ये, 43 इंपोर्ट करता है। तो अब हमने कमिटमेंट करा कि $50, $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे यूएस से अगले 5 इयर्स में, जिसमें की होगी यूएस एनर्जी, एथेनॉल, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड कुकिंग कोल। अच्छा, इशू पता है क्या है, इस बात पर बहुत एम्बिग्विटी थी कि क्या ये इंडिया ने कमिट किया है। पीयूष गोयल ये कहते हैं इंडिया ने कमिट नहीं किया है, इंडिया ने इंटेंट किया है। तो एग्रीमेंट्स में जनरली ना, इंटरिम एग्रीमेंट्स में इंटेंट ही होता है, तो इंडिया की अभी फाइनल डील तो हुई नहीं है। इंटेंट यानी इंटेंशन शो की है कि इतना करेंगे। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इंटेंट मतलब वैसे तो देखा जाए कमिटमेंट ही है, वरना $400 कर लेते या $600 बोल देते। बट क्योंकि नरेटिव नेगेटिव हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है, तो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है कि यार इंटेंट लिख देते हैं कि पीयूष गोयल को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा ये बोलने का कि गारंटी नहीं है, इंटेंशन है, कर सकते हैं। सो दिस अमाउंट वुड बी अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड ऑफ दीज इंपोर्ट्स रीचिंग। अच्छा, पीयूष गोयल ये कहते हैं कि ये जितने ही प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टोटल इंपोर्ट की डिमांड 2030 तक $2 ट्रिलियन होने वाले हैं। तो हमने कौन सा बड़ा सिग्निफिकेंट ऐसा कमिटमेंट कर दिया, ये $200 ट्रिलियन की परचेज करने वाले हैं हम इन प्रोडक्ट्स की 2030 तक। अमेरिका से सिर्फ $500 बिलियन है। सो देयर फोर वो ये कह रहे हैं हमने अपनी सॉवर्निटी, अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड रखा है। सप्लाई चेन्स इन गुड्स की सप्लाई चेन्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुकिंग कोल, तो सारे अमेरिका से नहीं आने वाले हैं कि हम लोग पूरे अमेरिका डिपेंडेंट हो गए हैं। हमने डाइवर्सिफाई रखा है, प्रोटेक्ट करी है अपनी सप्लाई चेन। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन आया, क्योंकि इस पर अपोजिशन ने बहुत अटैक किया कि आप इतने सारे कमिटमेंट दे के आ गए, और इन प्रोडक्ट्स का तो अगर यूएस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या यूएस कल ही इनको सेल करने से मना कर दे तो हम तो एकदम उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बाकी कंट्रीज पर हमें अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई रखनी चाहिए, एक कंट्री से नहीं आ रहा तो दूसरे से आ जाए।
तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इशू है पॉइंट 2। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स, ओके, एंड वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द यूएस, ये विश्वजीत धार के लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो गया, और फार्मर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, और ऑपोजिशन को एक टूल मिल गया काउंटर करने का। सो इस पर एक बहुत एम्बिग्विटी है और इस पर डिबेट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ टैरिफ से प्रोटेक्ट किया जाता है, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर भी है। नॉन टैरिफ ये कि हम जीएम की क्रॉप्स अपने देश में इंपोर्ट नहीं करते हैं, सिवाय जीएम कॉटन के इंडिया बाकी कोई जीएम क्रॉप को अलाउ नहीं करता है। तो उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो सोयाबीन और जो कॉर्न है वो जीएम है, तो अगर उसे हम अलाउ कर देंगे तो हमारी हेल्थ में के लिए थ्रेट है। दूसरा, इंडिया अगर राइस व्हीट में उन्हें अलाउ कर देगा, पल्सेस में अलाउ कर देगा, तो ये इंडिया की प्रोडक्शन के लिए थ्रेट है, फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और दूसरा फार्मर्स ऑफ कोर्स उनके लिए थ्रेट है। तो फिर इस पर क्लैरिफिकेशन आया, जॉइंट स्टेटमेंट को अपडेट किया गया फैक्ट शीट को, और उसमें पल्सिस का रेफरेंस हटा दिया गया। तो पहले पल्सिस भी थे, फिर पल्सिस का रेफरेंस हट गया, ठीक है। तो पल्सिस तो वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। और सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बोला है पीयूष गोयल ने कि वो नहीं होंगे। तो मेजरली एक रेड सोरगम और एक डीडीजीएस, ये दो चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट होने वाली है इंडिया में। तो रेड सोरगुम तो जीएम नहीं है, डीडीजीएस जो कि सोयाबीन से निकल के आएगा, डिराइव होके आएगा, वो सोयाबीन पर से डिराइव्ड जीएम सोयाबीन से आएगा। हावेवर अशोक गुलाटी ये कहते हैं कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जो कि रिसर्च करता है इन जीएम की कॉन्सिक्वेंसेस पर, तो वो ये कहता है कि सोयाबीन जीएम से डिराइव्ड डीडीजीएस कोई हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। तो मैं उसके बारे में दोबारा डिस्कस करूंगा। तो ये क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हमने सीरियल्स राइस और व्हीट में नहीं अलाउ किया है, डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं किया है, पल्सिस को बचा लिया है सिर्फ, और जीएम भी हमने अलाउ किया है नहीं किया है, सिर्फ ये जीएम क्रॉप्स में ये दो चीजों को अलाउ किया है। उसके अलावा नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये वाले तो अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं, और इंडिया जो है सिग्निफिकेंटली इन्हें प्रोड्यूस भी नहीं करता है। तो मैं अभी इस पे आऊंगा, फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल एक डेटा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यूएस इंडिया की है $5.7 बिलियन और इंपोर्ट है $2.1 बिलियन। तो इंडिया एग्री ट्रेड सरप्लस है 3.6 बिलियन में 2024 में, अशोक गुलाटी के अकॉर्डिंग। वन मोर थिंग, इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर ने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने, इन्होंने ये भी आर्गुमेंट दी कि देखो अब हमारे टैरिफ 50 से 18% हो जाएंगे, तो टेक्सटाइल सेक्टर को काफी हेल्प होगी। बट पता है क्या हुआ, अगले ही दिन बांग्लादेश के साथ भी ऐसी ही एग्रीमेंट साइन हुआ, और बांग्लादेश को बोल दिया गया कि आप पर 19% टैरिफ होंगे, प्लस अगर आप उस टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन इंपोर्ट करते हो यूएस से, तो आपके टेक्सटाइल गुड पर होंगे 0%। तो यानी इंडिया को जो सीमिंग, जो प्राइमा फेसी जो बेनिफिट नजर आ रहा था यूएसए ट्रेड डील करके कि 50 से 18% हो जाएगा, उससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो बांग्लादेश पर हायर टैरिफ रहेंगे, बट बांग्लादेश पर भी रिड्यूस हो गए, वो भी ट्रेड डील में एंटर कर गए, उन्होंने 19% टैरिफ होगा, प्लस उनके 0% ड्यूटी चार्ज होगा उनके गुड पर, टेक्सटाइल गुड पर, अगर वो यूएस से ही, नॉट जस्ट कॉटन, मैन मेड फैब्रिक,
फाइबर मींस मैन मेड फाइबर मींस जो भी इनपुट उस टेक्सटाइल में यूज होने हैं वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करे। पीयूष गोयल ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये इंडिया पे भी अप्लाई होगा, डोंट वरी। ठीक है, इंडिया विल एंजॉय दिस टू, इंडिया पे भी 0% लगेगा अगर इंडिया वहां से कॉटन इंपोर्ट कर। बट द इशू इज इंडिया बांग्लादेश को कॉटन एक्सपोर्ट करता है, तो पता है इससे क्या हो सकता है, इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश हर्ट हो सकते हैं, तो एक ये भी इशू अराइज हो रहा है। ठीक है, सो ये सारा इशू चल रहा है। ठीक है, अब पेज नंबर 3 पे आ जाओ। हाउ यूएस ट्रेड डील में इंपैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ, अशोक गुलाटी का, वहीं से ये मटेरियल है। इंडिया हैज लार्जली ओपनड क्रॉप्स दैट आर ईदर नॉट ग्रोन और ग्रोन ऑन स्मॉल एरिया। कौन सी? ट्री नट्स, बेरीज, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, और इन पर 10% एड वैलोरम ड्यूटी लगती है। इसमें पिस्ताचियो, वॉलनट्स, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, तो ये मेनली इंडिया में आएंगी, लेकिन सीरियल्स को अफेक्ट नहीं होगा। हावेवर एक और कंसर्न है एप्पल्स। एप्पल्स पे ये जो है ड्यूटी कम डाउन फ्रॉम 50 to 25%। तो यानी अभी इंडिया 50% ड्यूटी लगाता है एप्पल पे, अब 25% आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थ्रेट है क्योंकि इंडिया में एप्पल प्रोडक्शन हिमाचल में काफी है, तो वहां के फार्मर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। हावेवर ये वाली प्रोडक्शन इंडिया में ऑलरेडी लो है, हम ऑलरेडी आलमंड्स यूएस से और ये बेरीज वगैरह, पिस्ताचियो, वॉलनट हम वैसे भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो क्रिकेटर को भी देखा होगा आपने, बुमराह बॉलर को ऐड करते हुए पिस्ताचियो का, यूएस कंपनी के पिस्ताचियो, तो वो ऑलरेडी हो रहा है। मेजर कंसर्न था एप्पल हमारा, तो एप्पल में गुलाटी क्या कहते हैं कि इंडिया क्या करने वाला है, जो लग रहा है हमें, एंड दैट इंडिया विल डू, इंडिया 50% से 25% टैरिफ करेगा, बट विद अ कोटा। कोटा मीन्स 1 लाख एप्पल, 1 लाख केजी एप्पल पर क्या है 25% टैरिफ, आफ्टर दैट 50% टैरिफ। तो इसलिए हम उनको एक लिमिटेड मार्केट दे रहे हैं, ना कि मतलब ओपन एंडेड 25% टैरिफ नहीं हो गया है। तो हम कुछ एप्पल्स उनके ले लेंगे जिससे कि हमारे को लॉस कम होगा। तो एक तो ये कंसर्न है एप्पल का, ये कंसर्न जो है सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं अशोक गुलाटी। देन कंसर्न टू, इंपोर्ट ऑफ जीएम क्रॉप। तो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग, ए से मेरे को याद नहीं आ रहा क्या, अथॉरिटी होगी शायद, वो ये उनकी जो फाइंडिंग है, दैट इज इन ऑयल ऑफ सोया और कॉर्न और डीडीजीएस, ये बाय प्रोडक्ट है जो डिराइव होता है जब एथेनॉल प्रोड्यूस करते हो इन प्रोडक्ट से, और ऑयल प्रोड्यूस करते हो। तो इसमें क्या होता है, ट्रेसेस ऑफ जीएम आर ईदर एब्सेंट और नेग्लिजिबल, बट मोर इंपोर्टेंटली दे आर नो लॉन्गर जीएम, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना मेजरली ये इंपोर्ट करने वाला है बेटा, और ऑयल इंपोर्ट करने वाला है, सोया ऑयल और डीडीजीएस, और इन दोनों में जीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमिनेट हो जाती है। और ये अशोक गुलाटी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये यूएस एफडीए का रिसर्च कह रहा है। ओके, एक और इशू है, आपको ये समझना होगा कि ये लोग हमें डीडीजीएस, सोया ऑयल और एक और क्रॉप है रेड सोरगम, क्यों एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ये लोग, क्यों इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट आई 2025 में, जो कि है ग्रोइंग डिमांड फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फीड इन इंडिया। तो आप लोगों को मैंने एक बेनेट्स लॉ बताया था, राइट? मैंने बेनेट्स लॉ बताया था और ये कहा था कि इंडिया की जो डाइट है उसमें पैटर्न में शिफ्ट आ रहा है। पहले कैलोरीज बेस्ड थी, अब प्रोटीन बेस्ड हो रही है। तो प्रोटीन बेस्ड आएगी कहां से? एग्स से, मिल्क से, राइट? और ये सब कहां से आएगा?
एनिमल हस्बेंड्री से, डेयरिंग से, पोल्ट्री से, फिशी कल्चर से, और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इनको भी तो फीड चाहिए टू प्रोड्यूस। तो इनका फीड पता है क्या होता है? सोयाबीन, मेज, ये इनके इंपॉर्टेंट फीड इंग्रेडिएंट्स है। सो इंडिया में डिमांड फॉर कॉर्न एंड सोया मील इंक्रीज होने वाली है रैपिडली, और इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस डिमांड को मीट कर लेगी। और इसका एस्टीमेट, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं डाले हैं, बट दे हैव इवन गिवन द नंबर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज। अगर इंडिया में 4.6% की जीडीपी की ग्रोथ हुई बाय 2040, तो कितनी इंपोर्ट की डिमांड होगी कॉर्न और सोया मील की? और अगर 7-8% हुई तो कितनी डिमांड होगी? अलग अलग सिनारियो यूएसडीए ने रिपोर्ट में दिए हुए हैं। तो उन्हें ये पता चल गया है कि इंडिया में देखो, उन्होंने हमारे डाइट के शिफ्ट के पैटर्न में चेंज देख के उन्होंने एस्टिमेट कर लिया कि इतना कैटल फीड, इतना एनिमल फीड चाहिए इंडिया को, और वो एनिमल फीड ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सोया एंड मेज से। बट द प्रॉब्लम इज, यूएस के अंदर ये जीएम बेस्ड है। अब जीएम इंडिया के फार्मर्स लॉबी और एनवायरमेंटलिस्ट अलाव नहीं करते हैं। बट एक केस बता दूं आपको, डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड ट्रेड ने इन 2021 अलाउड इंपोर्ट ऑफ सोया मील डिराइव्ड फ्रॉम जीएम ऑयल सीड। तो पता है, लेकिन ये वन टाइम था, और ये धीरे धीरे करने लग रहे हैं इसको। तो सूनर और लेटर पता है क्या है? दे विल बार्गेन, सूनर और लेटर दे विल बार्गेन एंड दे विल गेट दिस। बट इसको गवर्नमेंट अंडर द कारपेट धीरे धीरे अलाउ कर रहा है, बिकॉज इसको ओपनली अलाउ किया देर देर विल बी सो मच ऑफ प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन। सो अभी का क्या है? इंडिया रिटेन्ड द बैन ऑन जीएम क्रॉप्स बट ओपन्ड विंडो ऑफ रेड सोरगम। ये जीएम नहीं है, जीएम बेस नहीं है। एंड जीएम मेज डिराइव्ड डीडीजीएस। तो ये जो डीडीजीएस, जीएम मेज पर बेस्ड जो डीडीजीएस होगा, या सोया पर, सोया जीएम पर जो बेस्ड डिराइव्ड ये जो डीडीजीएस होंगे, ये अलाउ कर दे रही है गवर्नमेंट ने, ये अलाउ कर दिए हैं। सो उन्होंने डायरेक्टली अभी जीएम ने अलाउ किया, जीएम से डिराइव्ड प्रोडक्ट अलाउ कर दिया। सो इवेंचुअली दे विल अलाउ जीएम बेस्ड डायरेक्ट सोया और कॉर्न एज वेल। एंड यूएसएफडीए ने ये बोला है कि ये जीएम जो है ऑलरेडी लैटिन अमेरिका में और बहुत सारी कंट्रीज में, 77 कंट्रीज में ऑलरेडी अलाउड है, और वहां पर कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस सिग्निफिकेंट देखे नहीं गए हैं। बट स्टिल द रिसर्च इज देयर एंड वी आर नेवर श्योर अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज इसके एक जनरेशन में कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखते हैं जीएम के। लाइक अभी मैंने ईट किया तो मेरे ऑफस्प्रिंग में वो कॉन्सिक्वेंस दिखे, हो सकता है उसके ऑफस्प्रिंग में दिखे। तो ये एक जनरेशनल, लाइक आज मैं जीएम ईट करूंगा तो ये नहीं है मेरा एक एक्स्ट्रा हाथ निकल जाएगा, राइट? वो म्यूटेशन ओवर द जनरेशन आती है, 3-4 जनरेशन में। सो इंडिया के एनवायरमेंटलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट ये कहते हैं कि हमें वेट करना चाहिए जीएम का, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के लिए एटलीस्ट 100+ ईयर्स। और अभी तो ये आई है, ठीक है, एटलीस्ट 1-2 जनरेशन तो देखनी चाहिए। तो लेकिन फिलहाल उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बट दीज इम्पैक्ट्स आर स्लो एंड ग्रेजुअल, ठीक है, तो वो दिखाई भी नहीं देंगे। सो नाउ अभी क्या हुआ कि अब तुम्हें मेन मुद्दा समझ में आ गया कि क्या कहानी है। हम्म। तो उनको, उनकी एग्रीकल्चरिस्ट को भी चाहिए इंडिया में मार्केट। एट द सेम टाइम वो इंडिया में इंडस्ट्रियल गुड्स में भी एंटर करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल गुड्स में, ठीक है। पता चले प्लेन क्रैश ही इंडिया में इसलिए करा रहे हैं, हमारे प्लेन बिक जाए, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। क्योंकि मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन दो ही प्रोड्यूसर हैं एरोप्लेन के, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन।
तो वो जो गिरा होगा ना, मेरे को नहीं पता कौन सी का है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मेरे को तुक्का मारना हो तो मुझे लग रहा है वो यूरोपियन ही होगी कंपनी जिसका प्लेन गिरा होगा गुजरात में। ठीक है। तो एक बोइंग है, एक एयरबस है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या स्टोरी चल रही है ओवरऑल। ठीक है। अब इस स्टोरी में एक जयति घोष की आर्गुमेंट देता हूं। तो जयति घोष ने बोला कि एक तो भाई प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी जब इनके सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी और रिजल्ट आना बाकी था, तो इंडिया को इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि चाइना और ब्राजील ये कंट्री भी ट्रेड डील नहीं कर रहे थे यूएस से। ये वेट एंड वॉच कर रहे थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने दो फिर करेंगे। तो जयति घोष इसको एक अग्रेसिव क्रिटिसिज्म करती हैं इसका, और बोलती है कि इंडिया को इतनी जल्दी क्या थी। दूसरा, इंडिया कोई मरा नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडिया की वैसे भी एक्सपोर्ट, शॉर्ट रन के बारे में बोला जाए तो वैसे भी इंडिया कोई एक्सपोर्ट डोमिनेटिंग कंट्री नहीं है। इंडिया का ल- लगभग 2% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट से डिपेंडेंट है यूएस के साथ। ठीक है। तो क्या ही फर्क पड़ जाता शॉर्ट रन में। हमारे पास मेजोरिटी हम इंडिया के लिए ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव है ही नहीं कि हमारा एक्सपोर्ट हमारे एग्रीगेट डिमांड का बहुत बड़ा पार्ट है। हमारा ये एक्स, हमारी एडी का बहुत लिमिटेड पार्ट है, 2%। ओके, 2 to 3% कुछ ऐसा है यूएस के साथ। तो क्या ही फर्क पड़ने वाला था ना, राइट। दूसरा, हमने ईयू के साथ तो डाइवर्सिफाई कर ही लिया था। एंड तो क्या ही जरूरत थी कि इतनी जल्दी हम डील करते, इतनी हरिडली के। तो दीज पीपल आर आर्गिंग दैट कि इसका जरूर कुछ पर्सनल इशू हो सकता है, अडानी का केस और एप्स्टीन फाइल्स का इशू हो सकता है कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी में डील की। However, these allegations had no, I mean, valid proof. ये बस एक स्पेक्यूलेशन ही है। द बट द पॉइंट इज दैट कि हमने बाकी लोगों से पहले जल्दी डील कर ली, एंड नाउ वी आर लुक लाइक स्टूपिड। क्यों? क्योंकि हमने वो डील जो सोच के करी वो डील ही खत्म। बिकॉज वो यूएस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद गेम ही चेंज हो गया। तो यानी अब डील फिर से करनी पड़ेगी। और अगर हम अब फिर से डील नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमने लो लीवरेज के साथ डील करी, यानी हमारा बार्गेन और भी स्टूपिड हो गए हम। कि अगर हम अब डील नहीं करने वाले तो अब तो हम बेटर पोजीशन में है ना डील करने के। हमने पहले ही डील कर ली तो हमने वीकर पोजीशन से डील करी, तो हम वैसे ही लॉस खा गए। तो दिस इज द इशू, जो कि पॉलिटिकल इशू है। वैसे इकोनॉमिक थ्योरी अब इसमें क्या ही बोले, यहाँ पर इकोनॉमिक्स कुछ कर नहीं सकती, बट पॉलिटिक्स ज्यादा है कि हमने उनसे पहले डील करी क्यों। तो अगर आपने पहले डील कर ली, अगर आप उसी को फॉलो करने वाले हो, तो इसका मतलब आपने तो देश के साथ गद्दारी कर दी, क्योंकि आपने वीकर पोजीशन से करी और बाकी कंट्रीज, इवन मच मच स्मॉलर कंट्रीज देन इंडिया, उन्होंने तो वेट किया, वो उन्होंने तो नहीं डील करी। और अगर आप अब इस डील को कैंसिल करने वाले हो तो तुम इतने स्टूपिड क्यों हो कि तुमने जल्दबाजी में क्यों डील कर ली। सो दीज आर द पॉलिटिकल इश्यूज विच ऑन विच वी कैन नॉट कमेंट मच। ठीक है। बट ये स्टूपिडिटी जरूर लगती है कि इतनी बड़े देश की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि मतलब अब उस डील का क्या ही करें। अब हमें ये भी नहीं पता कि वही कंटिन्यू होगी या वो कैंसिल होगी। वो कंटिन्यू होगी तो वो और भी स्टूपिडिटी है, क्योंकि बाकी कंट्रीज उनसे बेटर डील कर लेंगे अब। ठीक है। सो ट्रम्प की रेसिप्रोकल दैट वर इम्पोज्ड अंडर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इस एक्ट के बेसिस पे यूएस की गवर्नमेंट अगर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी देखती है तो कंट्रीज पे टैरिफ लगा सकती है नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी के कंटेक्स में। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी का इशू था दुनिया की सारी कंट्रीज के साथ एक साथ। तो वो ये कहते हैं कि ये एक्ट ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए नहीं लगाई जाती। ये ट्रेड डेफिसिट को खत्म करने के लिए नहीं लगाई जाती। ये नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी इस बेसिस पे लगाई जा सकती है। ये ट्रेड डेफिसिट देख के आप कैसे लगा दोगे, और वो भी सारी दुनिया के साथ, क्योंकि सबके साथ आपका ट्रेड डेफिसिट है तो आपने सबके साथ लगा दिया। तो
सो अब फिर उसने क्या बोला कि अब आपको ये एक्ट यूज करनी है तो ये ट्रेड डेफिसिट कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती, और ये नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी इसको डिफाइन करने की पावर यूएस कांग्रेस के पास है। तो आपको इस एक्ट को इस्तेमाल करना है तो यूएस कांग्रेस से वैलिडेशन लेना होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो यूएस कांग्रेस में जब जाएंगे तो वहां पर थ्रेट दिखाएंगे किसको, चाइना की टेक्नोलॉजिकल राइस का, उनके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और कंपनीज के मार्केट ग्रैबिंग को थ्रेट दिखाएंगे, और तब उसको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ट्रंप ने क्या किया कि एक और एक्ट है 1974 की, उसका सेक्शन 122 है, वो उनको मैक्सिमम 15% टैरिफ फॉर 150 डेज के लिए अलाउ करता है। उसके बाद फिर से कांग्रेस का उनको रेटिफिकेशन या सपोर्ट चाहिएगा। सो हावेवर, इसको इसको देखो, आईईईपीए को वैलिड माना गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन दीज प्रोडक्ट्स, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, एल्यूमिनियम्स, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। तो यहां पर ये टैरिफ अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी सेक्टर से हट गए हैं। ठीक है, अब इसी कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं एक और जो कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, पैक्स सिलिका। पैक्स मीन पीस। पहले कंसेप्ट था 20th सेंचुरी में पैक्स अमेरिका ना, पीसफुल अमेरिका। उसके लिए चाहिए था उन्हें ऑयल पे कंट्रोल, तो मिडल ईस्ट पे कंट्रोल, स्टील पे कंट्रोल, नेवल डोमिनेंस पे कंट्रोल। इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया में नेवल बेस खरीद के बना के टापू रखे हुए, और ऑयल पर कंट्रोल उस नेवल पावर से ही करता था, क्योंकि oil was the key resource of the 20th century. But as Mukesh Ambani said, data is new oil for the 21st century. तो अब वो पैक्स अमेरिकाना पैक्स सिलिका में कन्वर्ट हो गया है। सिलिका एक कंपाउंड है जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत सारा काइंड ऑफ मोनोपोली चाइना के पास है, ये रिसोर्स चाइना के पास ज्यादा है, और चाइना इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेसिस पे 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। माइक्रोचिप्स की प्रोडक्शन में एफिशिएंट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। माइक्रोचिप की प्रोसेसिंग में एफिशिएंट का मतलब होता है कि पहले बड़ा चिप बनाने में एफिशिएंट हो जाओ, फिर 5 nm चिप, फिर 2 nm चिप। अभी चाइना इस साइज पे नहीं पहुंचा है। चाइना 28 nm चिप्स, नैनोमीटर कुछ, और उससे छोटे साइज पे जा रहा है। वो एफिशिएंसी उसकी विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल और विद टेक्नोलॉजी कल रिसर्च इंप्रूव होती जाएगी। जब वो वहां पहुंच जाएगा तो अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी और पावर है कि वो इतना छोटा चिप बना सकता है। चिप वॉर नाम से एक बुक आई थी जिसको मैंने शायद पेपर 2 के लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। आई थिंक डेविड मिलर की, शायद डेविड मिलर की होगी, आई थिंक, पहला नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन वो चिप वॉर काइंड ऑफ इशू 2017 से ही चल रहा है। ठीक है, तो यूएस क्या चाहता है कि एक तो हमेशा उसको 18 मंथ्स का गैप मेंटेन रहे। मतलब चाइना से हमेशा 18 महीने आगे, 18 महीने आगे मतलब प्रिपरेशन में। जैसे मेरा और आपका कंपटीशन हो प्रिपरेशन अगर हम करें, तो मैं आपसे 18 महीने आगे रहना चाहता हूँ। तो मैं, जैसे ही आप बेसिक एनसीईआरटी करोगे तो मैं एडवांस्ड कंटेंट पे रहना चाहता हूँ। जब आप एडवांस पे आओगे तो मैं और रिसर्च वाले न्यूज़पेपर के कंटेंट पे रहना चाहता हूँ। जब आप उस पे आ जाओगे तो मैं उसको और सिंपलीफाई करके माइंड मैप बना के रेडी रखना चाहता हूँ। तो ये चाहते हैं कि चाइना जैसे जैसे एआई में एफिशिएंसी और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो एआई है, रोबोट्स बनेंगे, लार्ज डेटा सेंटर्स बनेंगे, ये सब कुछ चलेगा किससे बेटा? माइक्रोचिप से। सो इसीलिए माइक्रोचिप जैसे कार का इंजन का जो फूड ऑयल है, इसी तरीके से फ्यूचर में जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, जो भी होगा जहां पर रोबोट्स काम करेंगे या जो भी मशीनें काम करेंगी, ठीक है, वो सब चिप से बनेंगी। और चिप बनाना, जितना छोटा चिप बना के जितना उस पे कंप्यूटिंग पावर हम डाल पाएंगे, उसे कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट
फंक्शंस के लिए उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल पावर होगी। तो ये उसमें उनसे आगे रहना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें चाहिए कि मिनरल्स की, ये जो सिलिका सैंड क्वार्ट्स है, इसकी जो है क्या कहते हैं, सप्लाई कंट्रोल में रहे, मैन्युफैक्चरिंग का की स्पीड भी इनके पास रहे, और डिजाइनिंग का रिसर्च भी इनके पास रहे। तो इन्होंने एक अलायंस बना ली, 12 कंट्रीज इसका पार्ट है, यूएस, ग्रीस, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इसराइल, सिंगापुर, जापान, कतर, यूएई, इंडिया। इंडिया इनमें सबसे छोटी कंट्री है, इन द सेंस कि हम लोग एकदम नए हैं चिप मेकिंग बिजनेस में, हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। और इंडिया के पास काइंड ऑफ कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजिक मोनोपोली नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, लाइक नेदरलैंड चिप मेकिंग की मशीन बनाता है, लाइक साउथ, लाइक ताइवान, ताइवान नहीं लिखा क्या इसमें, ताइवान भी होगा, जापान, ताइवान, ये कंट्रीज जो है, ये कंट्रीज जो है, आई थिंक इसमें ताइवान है नहीं, बट ताइवान फैब्रिकेशन में एक्सपर्ट है, नेदरलैंड मशीन बनाने में जो कि चिप्स बनाती हैं उसमें एक्सपर्ट है, और ये बाकी कंट्रीज भी बनाती हैं चिप और उनमें एक्सपर्ट है, साउथ कोरिया जैसे बनाता होगा अपने सैमसंग का, जापान अपने सोनी की प्रोडक्ट्स के लिए बनाता होगा, इंडिया बेसिकली न्यू है, इन्फेंट है, तो इंडिया की पावर नहीं है ज्यादा चिप मेकिंग में, बट इंडिया पैक्स सिलिका का पार्ट इसलिए यूएस बनाना चाहता है कि इंडिया के पास चीप लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स है, और एक इंक्रीजिंग मार्केट भी है। भले ही हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी आज है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का साइज 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, एज पर हेराडोमर ग्रोथ मॉडल, जो आपने देखा था कि एक बार जीडीपी राइज होनी शुरू होती है तो एक्सपोनेंशियली राइज होती है। तो अब इंडिया को 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन में जितना टाइम लगा था, 4 से 5 में इतना नहीं लगेगा। अब हम लोग जल्दी 2020-30 तक जल्दी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। तब एक बड़ी मार्केट भी होगी, यानी इंडिया एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी देने वाला है। दूसरा, इंडिया, ये लोग पता क्या करेंगे, ये लोग ना मैन्युफैक्चर तो खुद ही करेंगे, बट पता है इंडिया से क्या कराएंगे, कंज्यूम कराएंगे। एआई की कंजम्पशन करेगा इंडिया, ये है इंडिया के पैक्स सिलिका का जिस्ट। इंडिया बनेगा कंज्यूमर, ताकि वो इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सके, बिकॉज इंडिया के पास मार्केट है बहुत बड़ी, विद टाइम वो इंक्रीज होएगी, एंड वो इंडिया से असेंबलिंग करवा लेंगे चिप्स की। लेकिन जो की टेक्नोलॉजी है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग की, डिजाइनिंग की, वो हो सकता है इंडिया को ना मिले, बट हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर, मिल भी जाए, क्या पता कोई एक्सीडेंटली इंडिया की भी इनोवेट कर ले कुछ, और कुछ बाकी कंट्रीज में कुछ क्राइसिस आ जाए और इंडिया को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। तो पैक सिलिका से दूर रहना तो कोई समझदारी नहीं है, उसका पार्ट बनने में ही फायदा है। वैसे भी हमें खुद तो कुछ चिप मैन्युफैक्चरिंग आती नहीं है, तो हम दूसरे के साथ रह के सीख ही सकते हैं। तो यूएस लेड जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस टू सिक्योर ग्लोबल सप्लाई फॉर सेमीकंडक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें चाइना कहीं नहीं है, तो ये चाइना के काइंड ऑफ एंटी अलायंस है। तो ऑल दो चाइना के पास ये सिलिका सैंड और रेयर अर्थ मेटल्स ज्यादा है, बट बाकी कंट्रीज में भी है, और उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पर भी रिसर्च चल रहा है। तो अब पैक सिलिका क्या है कि इसमें जो है पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, मींस मिनरल्स को भी कंट्रोल में लो, सेमीकंडक्टर को भी, मैन्युफैक्चरिंग को भी कंट्रोल में लो, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेटा सेंटर, वो भी कंट्रोल में। तो इंडिया का यूज क्या हो सकता है इसमें, इंडिया में डेटा सेंटर बन सकते हैं। ओके, दूसरा, इंडिया कंज्यूम कर सकता है। तीसरा, इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कराई जा सकती है, चीप है अभी भी हमारी रियल वेजेस। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया कि एक तो ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इंडिया, ताइवान और चाइना नहीं रहेंगे, सिर्फ इंडिया भी बन जाएगा, तो डाइवर्सिफाई कर लेगा यूएस। यूएस को ये भी डर है कि अभी ताइवान बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, और कभी चाइना ने उस पर कंट्रोल कर लिया तो ऐसे में सप्लाई चेन क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, बिकॉज मेजर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स की ताइवान में होती है, डिजाइन
अमेरिका में होती है, और उस किस मशीन से वो बनेगा, वो मशीन कौन बनाती है, नेदरलैंड बनाती है। तो तुम देख रहे हो स्ट्रेटेजिकली कैसे पूरी प्रोडक्शन चेन को डाइवर्सिफाई कर रखा है कि किसी की भी मोनोपोली नहीं है। देखो यूएस में डिजाइनिंग, मशीन आएगी नेदरलैंड से, यूएस में डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग होगी ताइवान में, ठीक है, तीनों पार्ट बटे। बट अब सिर्फ ताइवान पर डिपेंडेंट होना एक रिस्क है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, और चाइना भी प्रोडक्शन में उतर गया है, ठीक है। तो सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट हो ये मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, और ताइवान पे डिपेंडेंट हो, तो उसके ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इंडिया उसका पार्ट है, शायद पैक्सिलिका में इसलिए ताइवान नहीं होगा। आप क्रॉस चेक करना इसको। तो इससे क्या है कि इंडिया को ये भी फायदा है कि इंडिया खुद सेमीकंडक्टर बनाना चाह रहा है, तो इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है हमारा। लेकिन कुछ कंसर्न भी है। एक तो ये कि अगर पैक्स सिलिका का पार्ट आप बनते हो, तो आपको अपने देश का जो डेटा है वो इन सारी कंट्रीज में, पार्टनर कंट्रीज में फ्लो होने देना होगा, सीमलेस फ्लो। पैक्स सिलिका के हर मेंबर के पास इंडियंस का डेटा जाएगा। तो ये एक कंसर्न है प्राइवेसी का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दूसरा ये कि इंडिया के एक्सपोर्ट कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग ये अलाइन होने चाहिए उसी स्टैंडर्ड से जो बाकी इन 12 कंट्रीज का है। दूसरा पॉलिसी, तीसरा पॉलिसी सॉवरेनिटी, नीड टू अलाइन डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक एंड एआई रेगुलेशन विद यूएस लेड स्टैंडर्ड्स, could limit India's इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रेफरेंशियल सब्सिडीज फॉर लोकल फार्म्स। तो इस केस में क्या हो सकता है कि भाई यूएस के कंपनीज को भी इक्वल ट्रीटमेंट काइंड ऑफ देना पड़ सकता है, ठीक है। और वैसे में फिर आप अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट के बेसिस पे अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर को ज्यादा फेवर नहीं कर पाओगे। तो ये एक पॉलिसी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तीसरा, एक लास्ट ये है कि चाइना रिटेलिएट कर सकता है, चाइना के अगेंस्ट ही तो है ये पैक्सिली का। तो चाइना में डिनाई रेयर अर्थ मैग्नेट्स फॉर ईवीज टू इंडिया, जो कि इसने पहले भी कर दिया था। तो ये सारे पैक्सिलिका के इशू हैं। इंडिया इज इन्फेंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ताइवान फैब्रिकेशन में एक्सपर्ट है, नेदरलैंड मशीनरी में, यूएस चिप डिजाइन में। लेकिन इंडिया के पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, ह्यूमन रिसोर्स। तो इंडिया एक मार्केट कंज्यूमर बन सकता है एआई का। अभी मनीष तिवारी का एक आर्टिकल था, आई डोंट नो कौन से न्यूज़पेपर में था, शायद इंडियन एक्सप्रेस में। वहां पे वो कह रहे थे कि इंडिया मेजरली पैक्सिलिका में पार्टनर बन के, मतलब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, जो कि उनकी बड़ी कंपनीज को स्केल अचीव करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो नाउ इस पे क्या किया जाए, तो हम लोग यही डिफेंड कर सकते हैं। अगर हम पैक्सिलिका का पार्ट बन रहे हैं, तो हम खुद को कैसे डिफेंड करें। हम ऐसे डिफेंड कर सकते हैं कि हम बोलेंगे कि हम भी जापान, कोरिया, ताइवान, चाइना की तरह स्माइली कर्व मैं पढ़ा चुका हूं आपको पेपर 2 में। स्माइली कर्व होता है कि लो एंड की प्रोडक्शन में ज्वाइन करना, जॉइंट वेंचर में फॉरेन कंपनीज के साथ, और फिर उनसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सीखना, और फिर खुद ही सारा का सारा प्रोडक्ट बनाना शुरू करना, हाईएस्ट वैल्यू एडिशन का। जैसे कि पहले हम मोबाइल को असेंबल करते हैं, हमारी लेबर बस, और फॉरेन कंपनी आई हुई है एप्पल, और वो हमारे वर्कर से असेंबल कराती है। लेकिन हम धीरे धीरे लर्निंग बाय डूइंग सीख रहे हैं, और फिर हम उनसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी चुपचाप ले रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, और हमारे वर्कर को असेंबल करना आता है, फिर अपना ही आईफोन बना के दूसरी दुनिया, बाकी दुनिया में बेच रहे हैं। ये ऐसे ही किया है इन लोगों ने। तो अब ये जो कंट्री होती है ना, जैसे ही रिच होती है, पता है, जैसे ही कंट्री रिच होती है और उसका इकोनॉमिक साइज बढ़ता है और उसकी अर्बन मिडिल क्लास बढ़ती है, तो पता है क्या होता है, उनकी रियल वेजेस बढ़ जाती है। फिर वो ये असेंबलिंग का काम में रियल वेजेस बढ़ जाएगी, तो वो एफिशिएंट नहीं रहता है उस कंट्री में। और फिर वो कंट्री खुद भी क्या करती है, हाई एंड जहां पर वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है, जैसे चिप डिजाइन में और मार्केटिंग में, उनमें स्पेशलाइज करने लग जाती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग का काम छोटी कंट्री को दे देती है, जिसके अंदर रियल वेजेस लोअर है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव रखना है, तो कॉस्ट घटानी है। तो इसी बेसिस पे पहले जापान सोनी की डोमिनेशन लेके आया। फिर जापान की डोमिनेशन इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां पे रियल वेजेस राइज होने लगी। तो ये जो प्रोडक्शन चेन थी,
एमएनसीज की इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को लेके, ये शिफ्ट हो गई कोरिया पे, फिर कोरिया में राइज हुई तो ताइवान पे, ताइवान में राइज हुई तो फिर चाइना में जा रही। तो ये फ्लाइंग गीज मॉडल एक मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये गीज ऐसे आसमान में आप देखोगे तो ऐसे फ्लाई करते हैं। तो ये होते हैं लीडर। ये लीडर ना कुछ टाइम के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाता है सेकंड पोजीशन पे, और ये वाला बंदा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। फिर ये भी एक दिन इस पोजीशन पे आएगा और ये सेकंड वाला थर्ड पे चला जाएगा, फिर ये बंदा आगे आएगा, फिर ये फर्स्ट पे चला जाएगा। तो जैसे इनके साथ हुआ ना, जापान से रियल वेजेस कम थी साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया फिर लीडर बना, फिर ताइवान, फिर चाइना। अब ये देखा जा रहा है कि इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, और इंडिया में रियल वेजेस लेस हैं, तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली स्किल्ड कर दें। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, हमारा इंजीनियर 15,000 रुपए में मिल जाएगा, उतना ही स्किल्ड, जो कि चाइना में 1.5 लाख में मिलेगा। तो हमारे पास इंजीनियर इतने सारे हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और फिर हम खुद के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चरिंग हब बने। तो हमें इन दोनों मॉडल्स का, स्माइली कर्व और फ्लाइंग ईज मॉडल का बेनिफिट उठाना है। इसी के बेसिस पे मैंने वे फॉरवर्ड लिखा है कि पहले तो रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी ढूंढो अपने देश की सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैप एंड डेवलप डोमेस्टिक क्वाड्स एंड सिलिका रिसोर्सेज, ताकि चाइना जब हमें ब्लैकमेल करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इन्वेस्ट करो इन प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, के इंडिया के पास जो है लो ग्रेड सिलिका है उसे अपग्रेड कर सको। तो रॉ मटेरियल यानी लॉ स्ट्रीम, यानी जो प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है ये है, तो यानी रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी करनी है हमें, फ्रॉम इंडियन एंगल में कह रहा हूं। फिर डाउन मिड स्ट्रीम में क्या करना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर प्रोडक्शन। ये इंक्रीज करने के लिए तो सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है, सबको कहती है कि सोलर लगवा लो अपने घर पे, सोलर लगवा लो। तो जब आप सोलर लगवाओगे अपने घर पे तो पॉलीसिलिकॉन और वेफर की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर पे नीचे आओगे, और जब नीचे आओगे तो देन आप मैन्युफैक्चरिंग अब बनने लगोगे इस पॉलीसिलिकॉन में और वेफर प्रोडक्शन में। ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम यानी सब्सिडी भी देती है, और जॉइंट वेंचर विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। याद रहे कि चाइना ने जॉइंट वेंचर करे थे विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडिया को भी जॉइंट वेंचर करने होंगे, जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है। इसी गारंटी पे एफडीआई आने देना है माइक्रोन की, कि आप जॉइंट वेंचर में हो, हम आपको पीएलआई का भी बेनिफिट देंगे, लेकिन जॉइंट वेंचर में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करनी होगी। तो अभी अगर राफेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमें डसोल्ट के साथ कुछ जॉइंट वेंचर में जाना होगा कि आप इंडिया में भी प्रोडक्शन करो और फिर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो, तभी हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, अदरवाइज हम बस असेंबलिंग करते रह जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप ट्रेड डील में एंटर करते हो, तो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए। देन डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, बिकम ग्लोबल हब इन सोलर मॉड्यूल असेंबली। डाउनस्ट्रीम होती है असेंबल करना, तो असेंबली में सोलर मॉड्यूल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनो पूरी दुनिया के लिए। सारे सोलर पैनल इंडिया से बन के जा रहे हैं। एडवांस टू हाई वैल्यू सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लीवरेजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नाउ इसी कंटेक्स्ट में एक और लॉ पास हुआ। अच्छा, मैं आपको ये एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, इन सबके इंटर रिलेशन है। ओके। जब किसी कंट्री के साथ बड़ी डील होती है ना, तो एक साथ बहुत सारी होती हैं, क्योंकि चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। शांति एक्ट जो है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। इंडिया ने मनमोहन सिंह के टाइम पे न्यूक्लियर डील की थी यूएस के साथ, उसके अंदर इंडिया की गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वेस्ट करती, यानी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता, और वहां पर जो वो जो डोम होता है न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी जो डिवाइसेस होती है, मशीन होती है, वो हम यूएस से, जापान से इंपोर्ट करते। और उसमें अगर कोई खराबी हो जाती और इंडिया में कोई ट्रेजेडी हो जाती, तो वो ट्रेजेडी, उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब वो ट्रेजेडी जब होगी तो ऑपरेटर बैठा होगा इंडिया में, तो ऑपरेटर पर लायबिलिटी थी कि आपने अगर कुछ गड़बड़ की और एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि चेरनोबिल हो गया, या जापान में 2011 में फुकुशिमा हो गया, तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स थे। तो अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया तो
जो लोग सफर करेंगे, जैसे भोपाल ट्रेजेडी में हुआ इंडिया में, तो उनके लिए क्या लायबिलिटी है? तो पहली वाली एक्ट में ये था कि इंडिया का जो ऑपरेटर है उसकी लायबिलिटी है, प्लस जो ऑपरेटर को सप्लायर है, जो इंग्रेडिएंट्स, जो इनपुट्स, जो मशीनें सप्लाई की गई थी, उस पर चेकिंग होगी। उसके डिजाइन को अगर पाया गया ऑडिटिंग के अंदर कि भाई इसके डिजाइन में प्रॉब्लम थी, तो उस पर भी लायबिलिटी है। ये प्रॉब्लम बन गई इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की। इसीलिए इंडिया का टारगेट था 2020 तक 20 गीगावाट की प्रोडक्शन करना, लेकिन हम लोग 6.78 गीगावाट तक ही पहुंचे। ऐसा इसलिए हुआ, और पूरी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जस्ट 3% कंट्रीब्यूट करती है न्यूक्लियर एनर्जी, बाय द वे। सो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड नहीं बना इंडिया में, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे ऊपर क्यों लायबिलिटी। बिकॉज एक और चीज बताऊं, उनको क्या लगता है कि ये मॉरल हैजार्ड है कि हमारे ऊपर अगर लायबिलिटी आएगी ना, तो ऑपरेटर ना रिस्क फ्री हो जाएगा। ऑपरेटर तो ध्यान ही नहीं देगा क्यों, और फिर ऑपरेटर जनरली होगा इंडियन ही, और फिर वो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिलके और वो सारा का सारा ब्लेम हम पे डाल देगा। तो ये एक मोरल हैजार्ड का इशू है, और जब वो हम पर सारा ब्लेम डाल देगा तो हम फंस जाएंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशन है, वो भी ये कहती है जनरली चैनल लायबिलिटी एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेटर एंड शील्ड सप्लायर्स। इसकी इकोनॉमिक बेसिस क्या है? मोरल हैजार्ड। ऑपरेटर विल हैव मोरल हैजार्ड, सो देयरफॉर सप्लायर्स को शील्ड करो। अदर और अगर ये, क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो ये है, और इंडिया की न्यूक्लियर डील में, जो अर्लियर न्यूक्लियर डील थी अंडर मनमोहन सिंह, वो सप्लायर पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही थी, लाइबिलिटी थी। सो अर्लियर क्या था? लाइबिलिटी वाज गवर्न्ड बाय सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, कंपनसेशन टू विक्टिम इन केस ऑफ एक्सीडेंट। सेक्शन 46 भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था उसमें, CLNDA के अंदर, विक्टिम टू परस्यू रेमेडी अंडर क्रिमिनल लॉ। मतलब वो अपनी रेमेडी और अदर लॉज में जो है इंडिया के, उनके अंडर भी परस्यू कर सकता है, लाइक क्रिमिनल लॉ के अंदर उस कंपनी को घसीट सकता है। तो ये एक क्रिमिनल लॉ के अंडर ये सेक्शन 46, और ये राइट टू रिकोर्स, ये दो चीज, सेक्शन 46 और राइट टू रिकोर्स, ये एक मेजर हर्डल बन गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। It allowed operator to seek compensation from supplier if an accident occurred due to defective equipment or service, जो कि मैंने अभी आपको बताया। International suppliers feared unlimited liabilities, and that's why they didn't invest much. And this deal could not do much for India. वैसे कुछ फन फैक्ट है: 3 Mile Island 1979, चेरनोबिल 1986, फुकुशिमा 2011, इन सब में ये पाया गया कि डिजाइन का फ्लॉ था और इक्विपमेंट वल्नरेबिलिटीज थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा था कि सप्लायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लाइबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या है, शांति एक्ट में इन सबको डाइल्यूट कर दिया गया है। एक्ट अलाउड प्राइवेट कंपनीज, अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं इसमें इन्वेस्ट करेगी, अब प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा, एंटायर लाइबिलिटी ऑन ऑपरेटर, रिमूव राइट टू रिकोर्स, ओमिट सेक्शन 46 ऑफ CLNDA, एंड ऑपरेटर लाइबिलिटी भी कैप की गई है। स्मॉल प्लांट के लिए 100 करोड़ एंड लार्ज प्लांट के लिए 3000 करोड़। और नो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट का मतलब ये कि सोचो कि ये लाइबिलिटी, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर ये एक्सीडेंट सुनामी के टाइम हुआ है, तो लाइबिलिटी नहीं जाएगी ऑपरेटर पे। सुनामी थी भाई, ऑपरेटर की क्या गलती? सुनामी हुई इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में गैस लीक हो गई या लीकेज हुई और उससे डिजास्टर हुआ। तो सुनामी का हम क्या कर सकते हैं ऑपरेटर? तो पहले ऐसा नहीं था, पहले सुनामी हो या कुछ भी हो, अगर एक्सीडेंट हुआ न्यूक्लियर तो लायबिलिटी है, लेकिन अब वो नहीं है। सो इन अ सेंस आप इसको अगर देखो तो इसको लीनियंट बनाया गया टू बूस्ट प्रमोट न्यूक्लियर पावर। अब इसके पीछे क्या इंटरलिंकेज हो सकता है? ये इंटरलिंकेज हो सकता है कि पैक्स सिलिका में अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है
24/7 पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड, जो कभी इंटरप्ट ना हो। बिकॉज अगर 1 सेकंड भी लाइट चली गई तो पता नहीं कितने पैसों का नुकसान हो जाना है। इतना कॉस्टली होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस, चिप मैन्युफैक्चरिंग का। तो इनको आप एक कंप्लीट कंटेक्स्ट में देखो। फिर एक लाइव मिनट में आर्टिकल है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, तो वो ये कहते हैं, लास्ट में मैं ये कंक्लूड करूंगा कि अभी इंडिया में 2 थ्रेड बन गए हैं इस डील को देखने के। 2 पर्सपेक्टिव है। एक सिर्फ जो ट्रेड डील को देख रहे हैं सिलोज में, और एक जो इसे स्ट्रेटेजिक डील देख रहे हैं। और ट्रेड डील को देख रहे हैं सिलोज में फ्रॉम शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव, और ये स्ट्रेटेजिक डील देख रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव। तो वैसे तो देखो, ये हमारी कोचिंग इंडस्ट्री वाला ही पैंतरा है। जैसे हम लोग बोल देंगे कि भाई पढ़ाई से फायदा जरूर होगा, एग्जाम नहीं हुआ तो लॉन्ग रन में फायदा होगा। और होता भी है, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट तो शॉर्ट रन के लिए ही करता है। इसी तरीके से आप दुनिया की किसी भी ट्रेड डील को ये बोल सकते हो कि लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा। भाई अगर हम किनीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। हमें क्या पता लॉन्ग रन में क्या होगा। तो जो ट्रेड डील को सिलोज में देखने वाले जेएनयू स्कूल ऑफ थॉट है और ओपोजिशन है, वो उसको ये देख रही है कि इस ट्रेड डील से हमारे को गेन कम है और लॉस ज्यादा है इन डॉलर्स टर्म्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक्सपोर्ट अब कम कर पाएंगे और इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमारा लॉस है। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट सिंपथाइजर्स एनके सिंह, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड हैं, देन अरविंद पनगरिया गवर्नमेंट सिंपथाइजर, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, अशोक गुलाटी गवर्नमेंट सिंपथाइजर, एंड देन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सब के सब इस डील को लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि ये कंप्लीट पैकेज है, एक स्ट्रेटेजिक डील है जो कि बियॉन्ड द ट्रेड है, जिसके अंदर पैक्स सिलिका आता है, और जिससे हमें इनॉर्मस बेनिफिट हो सकता है। और ना सिर्फ ये एक ट्रेड डील है, बल्कि ये कैपिटल अकाउंट श्योरिटी भी है। बिकॉज हम पिछले 70 सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए, तो वी आर बाउंड टू देयर बाउंड टू हैपन ट्रेड डेफिसिट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड फॉर दैट वी वुड रिक्वायर कैपिटल अकाउंट सरप्लस। एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस उस कंट्री में कभी भी नहीं होगा जो कंट्री यूएस की गुड बुक्स में नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेड डील बढ़िया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेड डील कुछ भी नहीं है, झंडी हो रही है। ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेड डील। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ट्रेड डील सिलोज में देखोगे तो लॉस है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखोगे लॉन्ग रन में देखोगे तो गेन है। सो यही है इस पूरे लेक्चर का निष्कर्ष। ठीक है। तो अब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते रहना, देखते रहना न्यूज में। ओके। इस पे जो भी डिस्कशन आएगी, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ भी आएगा। मैंने इसके अंदर पता नहीं शायद 10 12 13 आर्टिकल्स थे, और भी जितना रिसर्च था तो मैक्सिमम मैंने इसमें डाल दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसी को आप अच्छे से समझ लो, और क्या कहते हैं, इसको अच्छे से फ्रेम कर लो माइंड में, और इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यू करना देखना। अगर तुम्हें भूल रहे हो तो मैं फिर भी लास्ट में ये लिख देता हूँ, कोट किसको करना है इस एरिया में, एनके सिंह को
अशोक गुलाटी, उन्होंने डिफेंड करा ना एग्रीकल्चर के ट्रेड को, तो एग्रीकल्चर डील को इंडिया यूएस डील में उन्होंने डिफेंड करा। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम क्या है, उनका नाम बड़ा कुछ अजीब सा है, नागेश्वरन कुछ, हाँ नागेश्वरन, और अरविंद पनकरिया। और इधर आपको करना है इस साइड, तो विश्वजीत धार एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जयती घोष, चंद्रशेखर, हिमांशु लिख देना, ये सारे एंटी एंटी नेशनल लोग जिनको बोलते रहते हैं गवर्नमेंट, इन सबको यहाँ डाल देना, और ये सारे देश प्रेमी इधर। तो ये क्या कहते हैं, इसको आप याद करके यूज कर लेना अपनी आर्गुमेंट में। और अब आपको कंक्लूजन मिल गई है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को, पैक्स सिलिका, शांति एक्ट और ट्रेड डील को इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखो। और अब इसमें आई थिंक माइनर चेंजेस होंगे डील में, ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि आपने तो पहले ही कर ली, तो इसलिए अब वो उससे कम बार्गेन तो लेंगे नहीं। तो अब इसमें हो क्या सकता है कि टैरिफ विद कोटा लगाएंगे मेजर सेक्टर्स में, जहां पर इंडिया में थ्रेट होगा ना, जिन भी सेक्टर्स में, वहां पर टैरिफ भी लगा, टैरिफ एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन कोटा लगा देंगे। जैसे एप्पल्स में मैंने बताया कोटा लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा प्रोटेक्शन क्या हो सकती है कि वो टैरिफ एलिमिनेशन फेज्ड मैनर में करे, 2 to 3 4 5 ईयर्स में करे। तो ये कोटा और फेज मैनर टैरिफ एलिमिनेशन की टेक्निक हमने यूरोपियन डील में भी यूज की है, तो वो यहाँ पे भी यूज हो सकती है। बाकी मोरलेस ये डील में चेंज होना मुश्किल है, और क्योंकि ये बार्गेन पहले ही हो चुकी है, और हम लोगों की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम ज्यादा बार्गेन करें, बिकॉज लॉन्ग, मैंने जो बताया डील का एक अंडरलाइंग हिडन इशू कैपिटल अकाउंट से है, ठीक है। तो ओके देन, तो इसको आप इस कंटेक्स्ट में रेडी करना। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया करंट करेंगे, जिसमें कि इंडिया की सीपीआई बास्केट चेंज हुई है, और इंडिया का जो आईएमएफ से नेशनल इनकम में जीडीपी कैलकुलेशन में डेटा का इशू था, उस पर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क आप ये कर सकते हो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव थी डील्स, तो मैंने डिस्कस कर दी, लेकिन एक इंडिया यूके की ट्रेड डील हुई है और इंडिया न्यूजीलैंड की हुई है। तो बेटा इन पे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, इनका मेन मेन कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब सारा गेम समझ में आ गया, तो इन पे थोड़ी सी चीजें पढ़ लेना, ये डाल लेना। और इसके बाद अब नेक्स्ट होगा जीडीपी और डेटा वाला, और सीपीआई का जो चेंज हुआ है, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड कुछ। तो वो 2 लेक्चर, 1 या 2 लेक्चर और होंगे, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर बाय चैप्टर करूंगा, ठीक है। मार्च में हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे होंगे, तो उसमें मैं कमी नोट्स दूंगा आपको, छोटे नोट्स दिया करूंगा हैंड रिटन ही, वो साथ साथ ही कर लेना। ओके देन। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।